हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पीएससी बाय डीसी सर। इस चैनल पर हमने निःशुल्क शिक्षा की शुरुआत की और एक क्रमबद्ध तरीके से आप सब लोगों को प्री के लिए तैयार किया। अब हम मेंस के लिए सोशियोलॉजी और फिर एक और सब्जेक्ट को निःशुल्क रूप से पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है मेंस की परीक्षा के लिए आंसर राइटिंग करना। आज इस वीडियो में हम उन्हीं स्टूडेंट के लिए बातें करेंगे जिनका प्री क्वालिफाई हो रहा है या जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मेंस की तैयारी करना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। मेंस की तैयारी के साथ साथ एक और बात इंपॉर्टेंट होती है, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स। तो आंसर राइटिंग स्किल्स कैसी होनी चाहिए, हमें क्या सीखना है, कैसे सीखना है, उस पर आज हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और उसके बाद मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। आज इस वीडियो में हम केवल और केवल मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग क्या होती है, कैसे करनी है, क्या करें कि हम आंसर राइटिंग करते सीख जाएं, कैसे उसकी प्रैक्टिस करें, इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग कैसे करना है, ये एक ब्रह्म प्रश्न है जो आज की तारीख में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा होगा। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंसर राइटिंग कोई इतना भी बड़ा तूफान नहीं होता, लेकिन होता जरूर है। देखिए, दो चीजें मैं आप सब लोगों को शेयर करना चाहता हूं। दो क्यूज होते हैं। एक क्यू होता है क्वांटिटी वाला, क्वांटिटी माने कि संख्या, जिसमें आप क्रम कितना पढ़ लिए इस पर फोकस करते हैं। एक क्यू होता है क्वालिटी वाला, जिसमें हम केवल और केवल गुणवत्ता की बात करते हैं। यहां आप कम भी पढ़ाई करते हैं और आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये इक्वल होते हैं दोनों स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, एक स्टूडेंट जैसा है जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल देखिए, सुनार जो है वो एक दिन में एक ही आभूषण बनाता है और लोहार जो एक दिन में 50 हथियार बना देता है। लेकिन रात को ये दोनों अगर कंपैरिजन करें कि किसने ज्यादा कमाया, तो सुनार ज्यादा कमाता है। अर्थात क्वांटिटी के स्थान पर क्वालिटी पर फोकस करना बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वालिटी पर फोकस आप सब लोग साथ साथ में पढ़ाई के करें, इसीलिए ये वीडियो मैंने आप सब लोगों के लिए बनाया है। चलिए हम बात करते हैं कि हमें कैसे पढ़ना होगा, कैसे हमें आंसर राइटिंग करनी होगी। देखिए, आंसर राइटिंग आपकी पढ़ाई के साथ साथ होनी चाहिए। इसके लिए कोई एक स्पेशल ऐसी चीज नहीं हो सकती है कि हम एक अलग से कोचिंग ज्वाइन कर लें जो हमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाए, एक ऐसा कोई सेशन हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति आपको जो चीज पढ़ा रहा है उसको पढ़ाते पढ़ाते ही वो चीज समझानी है कि इसे आंसर फॉर्मेट में कैसे फ्रेम करना है। और अगर नहीं कर पाए हैं आप अभी तक, तो अब हमें ये प्रयास करना है कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की फ्रेमिंग, अगर टीचर नहीं है खुद पढ़ रहे हैं तो अपने अनुसार कर लें, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम टाइम है। आप लोगों को मैं एक सलाह यही दूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा कोचिंग ज्वाइन करने पर फोकस ना करें, क्योंकि कोचिंग एक बहुत बड़ा संस्था होता है और वो सारे स्टूडेंट को एक साथ लेकर चलता है। आप अपनी स्पीड के अनुसार बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ा करके अपने सिलेबस को फटाफट कवर कीजिए और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस के माध्यम से अपने आप की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को सुधारिए। क्या होता है ये सिस्टम, चलिए मैं बात कर लेता हूं। एमपीपीएससी प्री में आपके जो मार्क्स हैं, अगर वो 70 से ज्यादा सही है तो आपको इस सेशन को, इस वीडियो को देखना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन नंबर 70 से कम है तो फिर आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। भैया अभी मत करो, आप लोगों को केवल और केवल फोकस प्री पर करना होगा। इससे पहले एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया कि आपको कैसे अगली प्री के लिए तैयार होना है। ऐसे ही आगे मैं गाइड करता रहूंगा, लेकिन जो स्टूडेंट 70 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं वो अगली परीक्षा में मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर उनका प्री अभी नहीं भी निकल रहा है तो भी वे मेंस की तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए सारभूत होगा। करना कैसे है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, एक बहुत छोटी सी बात समझनी है हमको कि हर एक जो सब्जेक्ट होता है, हर एक सब्जेक्ट की डिमांड अलग अलग होती है। हमारे जो सिलेबस है उसमें 6 पेपर दिए गए हैं और 6 पेपर में अलग अलग सब्जेक्ट हैं। जैसे पहले में इतिहास भी है एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट भूगोल भी है। अगर मैं दूसरे पेपर की बात करूं तो यहाँ दूसरे में संविधान भी है या राज्य व्यवस्था भी है और सोशियोलॉजी भी है। ऐसे ही तीसरे पेपर में भी 2 सब्जेक्ट है, चौथे में भी 2 सब्जेक्ट है। इस तरह से कुल 10 सब्जेक्ट हमारे पास तैयार हैं
और 10 सब्जेक्ट के लेखन का तरीका, यहाँ जो लिखने की फैसिलिटीज या लिखने का सिस्टम होता है, लिखने की जो व्यवस्थाएं बनाई गई है, आंसर राइटिंग करने का जो पैटर्न होता है, वो पैटर्न बिल्कुल ही अलग होता है। हर एक स्टूडेंट को यह बात समझनी पड़ेगी कि जो आंसर राइटिंग का तरीका इतिहास में है, वही आंसर राइटिंग का तरीका संविधान में नहीं हो सकता है। जो आंसर राइटिंग का तरीका मेरा कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो जियोग्राफी में नहीं हो सकता है। दोनों सब्जेक्ट अलग है, दोनों की बातें अलग है, दोनों की पृष्ठभूमि अलग है, दोनों की डिमांड्स अलग अलग होती हैं। अब मैं यहाँ थोड़े तौर पर आपको कुछ ये समझाने की कोशिश करता हूं कि किस सब्जेक्ट की डिमांड कैसी होती है और कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है। आप सब लोगों को सबसे पहले हिस्ट्री ही मिला है, हिस्ट्री ही पहला सब्जेक्ट का पहला विषय है। हिस्ट्री में आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है या कैसे की जाती है, आगे हम बात करेंगे कि 2 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है, 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या करना है और 10 में क्या करना है। लेकिन मैं अभी 7 नंबर और 10 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं क्या करने हैं, 7 और 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उनमें कॉमनली हमारे दिमाग में कैसी फ्रेमिंग होनी चाहिए क्वेश्चन की, उस पर बात करता हूं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन बिल्कुल फैक्चुअल है, में जो पूछा जाए उसका सटीक वही आंसर कीजिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि फलाना अभिलेख कहां पर प्राप्त हुआ है, तो आप चुपचाप अगली लाइन में उसका 1 या 2 लाइन में आंसर करेंगे, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो 2 नंबर पर बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, वो एमसीक्यू जैसा केवल 1 लाइनर फैक्ट फॉर्मेट का आंसर होगा। लेकिन 7 नंबर और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए हमारी जो मुख्य विचारधारा है, उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री नाम का सब्जेक्ट की क्वेश्चन आंसर राइटिंग हो, तो देखिए मैं यहां एक बात समझाना चाहता हूं कि हिस्ट्री जो विषय है उसका आधार, उसका बेस जो है, इस सब्जेक्ट का जो बेस है वो बेस है कहानी। क्या है? कहानी। क्योंकि इतिहास एक कहानी बन करके हमारे जीवन में आता है, इतिहास एक कहानी के रूप में हमारे जीवन में हमें पढ़ना होता है, समझना होता है और उसी रूप में ये होता है। तो जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं, जब हम इतिहास में कोई आंसर की राइटिंग करते हैं, तो हमारी जो शब्दावली है, हमारा जो लिखने का पैटर्न होता है, वो एक कहानी के रूप में होना चाहिए। पहले मैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में क्या आधारभूत जरूरत होती है वो बता दूं, फिर मैं 7 नंबर के क्वेश्चन में कैसे फ्रेमिंग करनी होगी, कैसे सोचना होगा, समझना होगा, उस पर बात करूंगा। पहले हमने हिस्ट्री लिया। हिस्ट्री आप सबको पता है, हिस्ट्री खुद अपने आप में एक कहानी है। तो इतिहास में जब कोई आंसर राइटिंग करनी होती है तो हमें ये दिमाग में ध्यान रखना चाहिए कि वो कहानी के रूप में हो। अब देखो, सुनने में कितना बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि कहानी के रूप में आंसर राइटिंग करनी है, लेकिन ये बड़ा कठिन है। लेकिन इसको मैं थोड़ा सरल कर देता हूं। यहाँ कहानी का मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अकबर के 9 रत्नों का वर्णन कीजिए तो आप 9 रत्नों में कहानी पुरो करके दे दो उसे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप एग्जाम में पहली पॉइंट जो लिख रहे हैं, पहली लाइन जो आपने लिखी है वो जुड़ी हुई हो दूसरी लाइन से, दूसरी लाइन जो आपने लिखी है वो जुड़ी हुई हो तीसरी लाइन से, अर्थात पहली लाइन सीधे तौर पर दूसरे से, दूसरी लाइन तीसरी से, तीसरी चौथी से। कहानी में क्या होता है? कहानी में एक जुड़ाव होता है। क्या होता है? जुड़ाव। कहानी एक सीरियस घटना के रूप में पहली बात जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में क्यूरोसिटी जगाती है कि दूसरी बात सुने, दूसरी बात जब हम सुनते हैं तो क्यूरोसिटी जगाती है कि तीसरी सुने। तो इस प्रकार जब इतिहास में आंसर राइटिंग होती है तो वो एक कहानी के रूप में होना चाहिए। और आपके लेखन का तरीका, भले से आप फैक्चुअल बातें ही क्यों ना लिख रहे हो, पहला जो फैक्ट आपने लिखा है वो दूसरे फैक्ट से या पहले फैक्ट से जुड़ा हुआ दूसरा फैक्ट, अर्थात सीधे तौर पर मैं एक शब्द का उपयोग कर लूं तो लयबद्धता होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए? लयबद्धता। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी बात आ रही है, जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा है, तो उसमें लयबद्धता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी पहली बात दूसरी बात से, दूसरी बात तीसरी से, तीसरी चौथी से, और ऐसे इतिहास में सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी होकर के आंसर होना चाहिए। ये इतिहास की मेन जान होती है, ये थीम है इतिहास का बेस भी यही है। ऐसे पहले सारे विषयों का बेस जान लेते हैं, फिर आगे 2 नंबर के में, 5 नंबर के में या 7 नंबर के में और 10 नंबर में क्या लिखना है उस पर बात करेंगे। अगला जो सब्जेक्ट है वो आपके सामने संविधान है। अब देखो, संविधान जो सब्जेक्ट होता है वो खुद अपने आप में, या कॉन्स्टिट्यूशन या राज्य व्यवस्था जो सब्जेक्ट है, अगर आपने गलती से कभी संविधान पढ़ा हो तो वहां आप दिखते हैं अलग प्रकार के नए नए शब्द मिलते हैं। प्रस्तावना मिलती है,
वहां आपको अनुच्छेद मिलते हैं, वहां आपको धाराओं के स्थान पर आर्टिकल शब्द या अनुच्छेद और अनुसूची शब्द मिलते हैं। ये कठिन शब्द है। ऐसा क्यों किया जाता है कि संविधान में ऐसे कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाए? इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इस पर चर्चा करते करते किसी ने ये कह दिया था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, ये वकीलों का स्वर्ग है, केवल वकीलों को समझ में आने वाली भाषा लिखी गई है। लेकिन अगर हम रीजन समझे कि ऐसा क्यों गया संविधान निर्माताओं द्वारा, तब पता चलेगा कि यहां पर जो संविधान है वो कोई कानून या विधि का रूप होता है या विधि होती है। अगर यहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिसका दो अर्थ निकलता हो, तो कानून की व्याख्या अलग अलग लोग अलग अलग अर्थों में कर लेंगे। इसलिए इसमें केवल ऐसे शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो किसी भी एंगल से देखने पर केवल एक ही अर्थ देते हो। इसलिए ये संविधान सब्जेक्ट कठिन बन जाता है, कठिन शब्दावलियों वाला बन जाता है। तो अब संविधान की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें भी इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका किसी भी हाल में केवल एक ही अर्थ निकल रहा हो, जो केवल एक ही अर्थ देते हैं। उन शब्दों का प्रयोग हमें संविधान में करना चाहिए ताकि हम अपने आंसर में आंसर पढ़ने वाले को सही सही संविधान की पृष्ठभूमि पर आंसर कर सके। अगर आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनके दोहरे अर्थ निकलते हैं, तो हो सकता है आपका पढ़ने वाला उसका वो अर्थ ना निकाले जो आपने उसको समझाने के लिए लिखा है, और आपका पूरा जो मेहनत है वो पानी में चले जाए। तो संविधान की आत्मा या संविधान का बेस जो है वो क्या होता है? संविधान का बेस या संविधान की आत्मा वे कठिन शब्दावलियां, वे कठिन कठिन शॉर्ट वर्ड्स होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ निकलता है और उसी रिफरेंस में निकलता है। जिस रिफरेंस में आपने सोचा है उसी में सामने वाला भी सोचेगा। इस दुनिया को कोई भी आदमी उस क्वेश्चन को उसी रूप में समझेगा जिस रूप में आपने समझाया है। इसलिए संविधान का जो लिखन पैटर्न होता है, संविधान में जो आंसर राइटिंग का पैटर्न होता है, वो बड़ा ही अलग हो जाता है। इतिहास का लेखन पैटर्न अलग होता है, संविधान का लिखने का तरीका अलग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी में इथिक्स की बात करते हैं तो तीसरा एक नया सब्जेक्ट हमको देखने को मिलेगा, इथिक्स। इथिक्स में क्या होता है? देखो, इथिक्स में, इथिक्स शब्द के अंदर ही मोरल वैल्यूज होती हैं। यहां पर एक लड़की एक बूढ़े आदमी को अपनी नैतिकता दिखाते हुए सहारा दे रही है, ये दिखाया जा रहा है। तो जो इथिक्स सब्जेक्ट होता है उसकी बेसिक डिमांड क्या होती है? उसकी बेसिक डिमांड होती है नैतिकता। इस नैतिकता को मैं भावनात्मकता लिखता हूं। तो जब भी आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग इथिक्स में करते हैं तो इथिक्स में आपके लिखने का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जिसमें गंभीरता नजर आ रही हो, या हंसी मजाक, या एकदम हमारी बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाने वाली बातों के माध्यम से आंसर को नहीं लिखा जाता। यहां मूल जो जान होती है आंसर राइटिंग की, वो गंभीरता होती है, भावनात्मकता होती है। जब आप आंसर राइटिंग करें तो आपके आंसर में अलग से फीलिंग्स झलकनी चाहिए, मूल्यों का, नैतिकताओं के, भावनाओं का झलकना अलग से दिखाई देना चाहिए, उसमें गंभीरता दिखाई देनी चाहिए। यहां केवल व्यवहारिक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जो अव्यवहारिक शब्द होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, अतार्किक बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें इतने भी लोकल शब्दों का प्रयोग नहीं कर लेना चाहिए जिससे हंसी की टिटोली या हंसी मजाक का भाव पैदा होने लगे। इथिक्स एक गंभीर विषय है और इसकी जो मेन थीम है, मेन जो जान है इसकी, वो गंभीरता है। इसलिए गंभीरता के साथ अपनी भावनाओं को प्रेजेंट करने वाले विषय के रूप में हम इथिक्स को जानते हैं। इसलिए इथिक्स में जो आंसर राइटिंग होती है वो गंभीरता वाली होनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम यहीं पर सोशियोलॉजी की बात करें, सोशियोलॉजी की मेन थीम क्या होती है? देखो, सब लोग सोचते हैं कि सोशियोलॉजी में आंसर राइटिंग बड़ी सरल होगी, क्योंकि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ऐसे पूछे जाने, परिवार के उद्भव के कारण बताइए, परिवार के स्वरूप में आए परिवर्तन के कारण बताइए। और अधिकांश लोग इन क्वेश्चंस के आंसर वैसे ही टर्म में करने वाले हैं जैसे वो सोचते हैं, जैसे वो व्यवहार में देखते हैं। नहीं भाई, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप मानकर चल रहे हैं। यहां पर सोशियोलॉजी में हमें ऐसी शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है, जो समाज शास्त्रीय शब्दावली कहलाती है। समाज शास्त्र की भाषा का प्रयोग, अर्थात समाज
शास्त्रियों द्वारा जो कोटेशंस, जो थीम्स, जो परिभाषाएं लिखी गई हैं, उनका प्रयोग या उनकी शब्दावलियों का प्रयोग करके हमें आंसर राइटिंग करनी होगी। यहां आप अपने हिसाब से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहां एक छोटी छोटी बातों के गंभीर अर्थ निकलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं आप सब लोगों को, आपने शब्द सुना होगा भीड़। अब भीड़ जो है वो आम भाषा में अलग रूप में परिभाषित होती है और सोशियोलॉजी में भीड़ का कुछ और ही अर्थ निकल जाता है। अगर मैं इसी के जैसा एक और शब्द ले लूं संस्था, तो आपने संस्थाओं शब्द का प्रयोग एक अलग रेफरेंस में किया होगा, जबकि सोशियोलॉजी में संस्था का कुछ और ही अर्थ निकलता है, कुछ और ही महत्व है यहां पर। तो यहां क्योंकि आम कॉमन भाषा में उपयोग होने वाले शब्दों को सोशियोलॉजी में अलग तरीके से उपयोग किया जाता है, उनका अर्थ वहां अलग होता है, या सोशियोलॉजी में जो उपयोग शब्द यूज होते हैं वो आम जन की भाषा में अलग अर्थ देते हैं। इसलिए हमें समाज शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करते हुए आंसर राइटिंग करनी चाहिए, ना कि कॉमन मैन की तरह, कॉमन लड़के की तरह, कॉमन स्टूडेंट की तरह आंसर राइटिंग करनी चाहिए। नहीं तो ये सोशियोलॉजी गलत अर्थ देने लगती है। देखिए आजकल सोशियोलॉजी के जो एग्जाम्स के पैटर्न है वो और टफ होते जा रहे हैं, यहाँ थोड़े डिटेल प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक विषय होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शब्द जो है वो एक तार्किक शब्द है, तार्किक विषय है। तो यहां जो परिभाषिक शब्द हैं, यहां जो परिभाषाएं हैं, या यहां जो लेखन की पैटर्न है वो तार्किक शब्दों के आधार पर होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देकर के बताऊं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बल की परिभाषा दीजिए, तो अब आप अपने शब्दों में बल की परिभाषा नहीं दे सकते हैं, आपको वही लिखना पड़ेगा जो किताब में वर्ग तार्किक शब्दों का प्रयोग करते हुए परिभाषा दी गई है। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच कैन चेंज द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। सिंपल सी परिभाषा है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति और स्थान में परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी होता है। देखो कॉमन मैन अगर इसकी परिभाषा लिखे कि बल, तो बल क्या होगा उसके हिसाब से? बल कोई एक ऐसी चीज होती है जो किसी वस्तु की स्थिति और स्थान में बदलाव कर देती है, लेकिन ऐसे शब्द नहीं लिखेंगे। बल वहां बाह्य कारक है, क्योंकि आंतरिक कारक कुछ और होता है। यहां बल वहां बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति और स्थान में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, वही बल होता है। तो मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो आंसर राइटिंग का तरीका होता है वो वर्ड टू वर्ड उसी रूप में लिखना होता है जो तार्किक शब्दों के रूप में हो। आपको अपने मन से कुछ नहीं लिखना होता है। आप दिल को हृदय लिखेंगे, हृदय ही लिखना होगा, दिल नहीं लिख सकते परीक्षा में। मतलब जैसे अगर हम बायो की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो वहां मापक शब्द लिखना होगा, मानक शब्द लिखना होगा। ऐसे जो कठिन शब्दावलियां हैं, जो पारिभाषिक शब्दावलियां हैं, उन्हीं का प्रयोग करके आपको आंसर राइटिंग करनी होगी। यहां तक हमने बात की कि अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग बेस क्या होते हैं आंसर राइटिंग के। अब हम आगे बात करने वाले हैं कि एग्जाम में जो पैटर्न होगा वो 2 नंबर के क्वेश्चन वाला होगा, 7 नंबर के क्वेश्चन वाला होगा और 10 नंबर के क्वेश्चन वाला होगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 लाइनें मिलेगी। अब 3 लाइनें जो मिलेंगी उसमें केवल आपको वही फैक्ट बताने हैं या वही अर्थ, उसका वही शब्द उपयोग करना है जो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष का नाम क्या था या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप सीधे से लिखें कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर या स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इतना ही लिखना है। आपको 7 नंबर और 10 नंबर में बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि पहले एग्जाम में 5 मार्कर्स पूछे जाते थे, 5 नंबर के क्वेश्चन और 11 नंबर के क्वेश्चन थे। अब वो रिप्लेस हो चुके हैं 7 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो 5 नंबर में हमारे पास 50 से 60 शब्द होते थे, यहां भी हमारे पास 60 से 70 ही या 60 से 80 ही शब्द होंगे। लेकिन आपके पास जो पहले 8 लाइनें होती थी लिखने की, आपके पास लेखन के लिए जो 8 लाइनें होती थी, अब वो 22 लाइनों के रूप में बदल चुकी हैं। तो ऑब्वियसली आपको अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अच्छे से आंसर राइटिंग करनी होगी। अब जो पहले 11 नंबर में आपके पास 2 पेज होते थे, वो भी लगभग 2.5 पेज के आसपास पहले भी होते थे, अब भी आपके पास 2.5 पेज होंगे, अर्थात लगभग 60 लाइनों में आपको आंसर करना होगा। ये दोनों तरीके के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेना है। अब हम आगे बात करते हैं कि 7 नंबर और 10 नंबर की आंसर राइटिंग में क्या करना होता है। देखिए आगे जो 7 नंबर
फॉर्मेट बना करके अपने दिमाग में एक ट्रेंड बनाना होता है। जब भी कोई स्टूडेंट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, उसके सबके लिए जरूरी होता है उसके लिए खाका, कि मैं आंसर राइटिंग लिखूंगा तो सबसे पहले कौन सी बात आनी चाहिए, दूसरे नंबर पे क्या बात आनी चाहिए, तीसरे पर क्या बात आनी चाहिए, चौथे पर क्या बात आनी चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हम एक फ्रेम बना लेते हैं आंसर राइटिंग करने की। कैसी फ्रेम बना लेते हैं, देखो बहुत सिंपल सी फ्रेम हमें बनानी है। जब भी 7 नंबर या 10 नंबर में कोई आंसर लिखा जाता है तो सबसे पहले आंसर राइटिंग में क्या लिखी जाती है, भूमिका लिखी जाती है। फिर दूसरे नंबर पे उसकी आंसर राइटिंग में क्या लिखा जाता है, उसकी विषय वस्तु लिखी जाती है। क्या लिखा जाता है, विषय वस्तु लिखी जाती है। तीसरे नंबर पे हमें उसमें कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स ऐड करना होता है। अगर एग्जाम में करंट अफेयर्स ऐड नहीं किया जाता तो जनरली 1 नंबर कम हो जाता है। और फिर लास्ट में कंक्लूजन के माध्यम से, इसे हम निष्कर्ष कह दें, इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन का फ्रेमिंग तैयार करना होता है। मैं और जब बड़े क्वेश्चन सिखाऊंगा तो इसके पैटर्न को और बड़ा करूंगा। विषय भूमिका के बाद विषय प्रवेश होगा, विषय वस्तु होगी, फिर उसके भावनात्मकता है उसमें डाली जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट की जो डिमांड होती है उस प्रकार की बातें, फिर करंट अफेयर्स ऐड करना होगा और फिर निष्कर्ष पे हम आएंगे। तो बहुत ध्यान से सुनो, भूमिका क्या होती है, भूमिका क्या होती है किसी प्रश्न की। देखिए भूमिका क्या होती है ये समझिए। आपका जो एग्जामिनर होगा वो पूरे इतिहास की एक ही बार में कॉपी चेक कर लेगा। अब क्या होगा, मान लीजिए कि अभी अभी उसने एक क्वेश्चन चेक किया धार्मिक सुधार आंदोलन से, मतलब आपकी कॉपी में पहला प्रश्न जो है वो आंसर किया गया धार्मिक सुधार आंदोलन का, और दूसरा प्रश्न जो है वो हर्षवर्धन के काल से पूछा गया है या हर्षवर्धन की संस्कृति से पूछा है। दोनों ही जो बातें हैं उनमें जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए हम एग्जामिनर के दिमाग को अगले प्रश्न या अगली बातों को पढ़ने के लिए तैयार करने हेतु कुछ बातें लिखते हैं जिन्हें हम भूमिका कहते हैं। भूमिका क्या होती है, सरल शब्दों में और एक तरीके से डिफाइन करूं तो भूमिका किसी भी प्रश्न का बैकग्राउंड होती है, किसी भी प्रश्न का बेस होती है, कि जिसके आधार पर वो सामने वाला ये समझ जाए कि आगे क्या बातें लिखी जानी है, उसे हम भूमिका कहते हैं। भूमिका कुछ उन कॉमन बातों या कॉमन शब्दों से मिलकर बनाई जाती हैं जिनसे सामने वाला यूज्ड टू होता है, जिनके माध्यम से हमारी बात को वो आसानी से समझ पाता है। विषय वस्तु क्या होती है, विषय वस्तु किसी भी विषय को लिखने, जिस प्रश्न में जो बात पूछी जाती है वो उसकी विषय वस्तु कहलाती है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए, तो यहां जो प्रश्न है क्वेश्चन में लिख देता हूं, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए। तो यहां जो ये शक्तियां है ये इसकी विषय वस्तु है। तो अब आपको शक्तियां लिखनी होगी, यहां शक्तियां लिखनी होगी आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये इसकी विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु शायद आप समझ गए होंगे। तीसरे नंबर पे आते हैं हम करंट अफेयर्स को ऐड करना। देखिए आजकल हर एक बच्चा इंटेलिजेंट है, हर एक बच्चा शानदार तैयारी करता है, शानदार पढ़ाई करता है, बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो करंट अफेयर्स है ये हमें अपने आप से जोड़ना पड़ता है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें जोड़ करके दे दे। हाँ, जोड़ना सिखाया जा सकता है, कैसे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ये कंटेंट दिया जा सकता है, लेकिन जोड़ना आपके अनुसार होगा। तो हर एक विषय में कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स ऐड करना होता है। आज से हमारे इस YouTube चैनल पर न्यूज़पेपर की कटिंग को 10-15 मिनट में हम किसी न किसी एक क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, इस पर एक क्लास अलग से स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ बहुत थोड़ी सी क्लासेस के माध्यम से आपके दिमाग में ये फ्रेमिंग तैयार करने की कोशिश की जाएगी। और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना लिया है जिसमें हम आप सब लोगों से व्हाट्सएप आंसर राइटिंग करवाएंगे। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमारे द्वारा उस ग्रुप पर करवाई जाएगी। तो आप सब लोग अपने आंसर राइटिंग में करंट अफेयर्स हो या कंक्लूजन हो या निष्कर्ष हो या भूमिका हो, कैसे लिखना है ये अपने अपने तरीके से लिखिए। जो आपकी कमियां होंगी उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे हम कंक्लूजन भी उस क्वेश्चन में लिखते हैं। देखिए अब यहां कुछ लोग मेरा विरोध कर सकते हैं कि सर 7 नंबर के क्वेश्चन में कंक्लूजन क्यों लिखेंगे, भूमिका क्यों लिखेंगे, शब्द सीमा कम है। नहीं भाई, शब्द सीमा कोई कम नहीं है। आप विषय वस्तु को थोड़ा शॉर्ट शब्दों में लिखिए, कम शब्दों में लिखिए। एक लाइन ऊपर की और लास्ट की एक लाइन तो कम से कम भूमिका और निष्कर्ष के लिए दीजिए, क्योंकि यहां मुख्य परीक्षा में आपकी क्वांटिटी चेक नहीं की जा रही है, आपकी क्वालिटी चेक की जा रही है। बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। अगर हमारी एग्जाम में प्री
मेंस और इंटरव्यू, ये 3 पैटर्न फॉलो किए जा रहे हैं। तो प्री में वो आपके एमसीक्यूज के माध्यम से क्वांटिटी को चेक कर चुका है कि कितने फैक्ट आपको याद हैं। अब मेंस परीक्षा में वो आपकी गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी को चेक करने वाला है। मतलब मूल रूप से यहां बात होगी क्वालिटी पर। इंटरव्यू की अभी बात नहीं करना कि किस क्या चेक होता है, यहां वो अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आपको यहां अपने आप को तैयार करना होगा निष्कर्ष लिखने के लिए। तो आज से ही आपको YouTube पर 10, 15, 20 मिनट का एक छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से वॉइस असिस्टेंट से, ऐसे हम टीवी पर दिखा करके आपको कुछ नहीं बताने वाले हैं, एक न्यूज़पेपर आपको उस वीडियो में दिया जाएगा और उसकी जो बातें हैं उनको कैसे किसी प्रश्न में उपयोग कर सकते हैं, वहां से हम शुरू करेंगे। क्योंकि अभी मैंने सोशियोलॉजी विषय आपको पढ़ाया है, इसीलिए सोशियोलॉजी की आंसर राइटिंग न्यूज़पेपर में आई हुई करंट अफेयर्स की बातों से कैसे हम यूज कर सकते हैं, इस पर हम फोकस करना शुरू करेंगे। आप सब लोगों को मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं। ये वाला जो मूल पॉइंट है, ये हर एक स्टूडेंट को सीखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर आपने अपने मेंस के आंसर राइटिंग को करंट अफेयर से अपडेट करना शुरू नहीं किया, तो आपका वही पढ़ा पढ़ाया सा एक प्रश्न होगा और वही एक ऑथेंटिक मानक प्रश्न के आंसर नंबर आपको मिल जाने हैं। जैसे अगर एक एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है कि 7 नंबर के क्वेश्चन में से आपको 3 या 4 नंबर मिल रहे हैं, तो हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को 4 नंबर मिलेंगे। लेकिन जो भी स्टूडेंट करंट अफेयर्स से अपने क्वेश्चन को अपडेट कर लेगा, उसे 5 नंबर या 6 नंबर मिलने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए सभी से विशेष निवेदन रहेगा कि आप अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग जरूर करें और साथ ही साथ अपने क्वेश्चन को या अपने कंटेंट को करंट से अपडेट करते सीख लीजिए। अब बहुत सारी बातें हमने आपसे कर ली, अलविदा लेते हैं, क्योंकि एक ही बार में अगर मेंस की आंसर राइटिंग पूरी तरह से समझाऊंगा तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से मैं आपको गाइड करते रहूंगा कि मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। अगर आपको हमारी बातें समझ आती है तो कमेंट करके आप जरूर बताइए आपकी क्या क्या और जरूरतें हैं, वो भी आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत,